ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के बीच एक टेस्ट मैच खेला गया जिसमें भारत की 2 विकेट से जीत से कहीं ज्यादा सुर्खियां 13 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बटोरी, जिन्होंने महज 62 बॉल्स में 104 रन बना डाले। ऐसा नहीं कि कोई अंडर 15 प्लेयर अंडर 19 के लिए खेल रहा हो, लेकिन पूरी दुनिया की नजरें वैभव पर तब पड़ी जब उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 10 लाख में खरीद लिया। उसके बाद से उन पर नजरें गड़ी हुई है उनके हर एक परफॉर्मेंस पर। अब ये तो एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है अंडर 8 फ्रॉड्स का, जिसकी आवाजें लगातार आ रही हैं। यकीनी तौर पर प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती, लेकिन सवाल तब भी उठते हैं। वो सवाल जायज होते हैं क्योंकि उनका मुद्दा प्रतिभा का नहीं बल्कि उम्र का होता है। कैसे खिलाड़ियों ने झोल करके अपनी उम्र घटाई और अपना करियर बर्बाद किया, और बीसीसीआई ने 3 साल पहले ऐसा क्या नया रुख अपनाया ताकि ऐसे फ्रॉड पकड़े जा सके। और आपको बताएंगे सरकार के, बीसीसीआई के और आईसीसी के कुछ रूल्स, और बताएंगे वो खिलाड़ी जो अभी भी भारतीय टेस्ट टीम और ओडीआई टीम का अहम हिस्सा है, लेकिन उनकी उम्र 40 पार कर चुकी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर आप सभी लोगों के लिए। नारद टीवी वैभव के वास्तविक उम्र या उनके एज फ्रॉड की पुष्टि नहीं करता है, बल्कि स्पोर्ट्स में चल रहे एज फ्रॉड की वजहों, इसके नुकसान और इसके समाधान को लेकर के सजग करता है। ये वीडियो उन युवा टैलेंट्स के लिए भी है जो स्पोर्ट्स में बिना किसी गड़बड़ी के आगे जाना चाहते हैं। पिछले दिनों संपन्न हुए आईपीएल ऑक्शन में बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने बहुत सुर्खियां बटोरी, क्योंकि उनको महज 13 साल की उम्र में राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम में शामिल कर लिया। जैसे ही खबर फैलनी शुरू हुई तो लोगों में वैभव को लेकर के उत्सुकता बढ़ने लगी। लोगों ने जैसे ही देखा कि वैभव की पैदाइश 2011 की है तो उनके मन में यह सवाल उठना लाजमी था कि क्या सच में वैभव सूर्यवंशी की उम्र 13 वर्ष है या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। क्योंकि साल 2023 में एक लोकल चैनल को दिए इंटरव्यू में वैभव ने कहा था कि इस साल सितंबर में, यानी सितंबर 2023 में वो 14 के हो जाएंगे। इस बात की पुष्टि के लिए जब उनके पिताजी से संपर्क किया गया तो उन्होंने विश्वास के साथ बताया कि इस मुद्दे पर किसी को कुछ भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैभव ने उम्र को लेकर कोई भी धोखाधड़ी नहीं की है। जब उसका चयन अंडर 16 की टीम में हुआ था तो उसका बोन डेंसिटी टेस्ट हुआ था, जिसमें उसकी उम्र में कोई भी धांधली नहीं पाई गई। दोस्तों, बोन डेंसिटी टेस्ट में बच्चे के बाएं कलाई, हाथ और उंगलियों का एक सिंगल एक्सरे लिया जाता है, फिर उसे बोन डेवलपमेंट की एक्सरे एटलस से उसका मिलान किया जाता है, जिससे रियल बायोलॉजिकल उम्र का पता लगाया जाता है। इसके अलावा इसमें आपके हड्डियों में मिनरल्स की डेंसिटी का भी पता लगाकर उम्र का निर्धारण होता है। अब ये कोई पहला मौका नहीं है जब स्पोर्ट्स में एज फ्रॉड की बात हो रही है। ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बाकी स्पोर्ट्स में भी देखा जाता है। अक्सर टैलेंटेड खिलाड़ियों को अपने छोटे से एज ग्रुप में डालकर उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाता है ताकि वो आगे और अच्छा कर सके, क्योंकि एक वक्त के बाद वो सीनियर खिलाड़ी बन ही जाते हैं। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन पर भी एज फ्रॉड का आरोप लग चुका है। उनकी डेट ऑफ बर्थ 2011 अंकित है, लेकिन उनके ही फेडरेशन से शिकायत की गई कि उनकी वास्तविक डेट ऑफ बर्थ 1998 है। इसके लिए लक्ष्य, उनके परिवार और उनके कोच के खिलाफ एफआईआर भी दायर की गई थी। उनके अलावा आईसीएल में फुटबॉलर गौरव मुखी को भी एज फ्रॉड में शामिल पाया गया और उनको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से बैन कर दिया गया था। एज फ्रॉड का मसला भारत में बहुत ही गहरी जड़ें जमा चुका है। कैसे, इसकी चर्चा करते हैं बाद में। पहले जरा बात की जाए ऐसे क्रिकेटर्स की जो बीसीसीआई द्वारा एज फ्रॉड के चक्कर में बैन कर दिए गए थे। दिल्ली के क्रिकेटर प्रिंस राम निवास यादव की बर्थ सर्टिफिकेट और सीबीएसई की 10th क्लास की मार्कशीट में एज फ्रॉड पकड़ा गया और उनको साल 2019 में बैन कर दिया गया। और दिल्ली डेयरडेविल्स के स्टार अंकित बावने को 2012 में भारतीय अंडर 19 की अगुवाई करनी थी, लेकिन एज फ्रॉड के चलते उनको बैन कर दिया गया। इसी तरह आईपीएल 2022 में कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़ने वाले रसिक सलाम, जिन्होंने 2019 में मुंबई इंडियंस का कोई एक मैच खेला था, उनको इसके बाद बैन किया गया, जिसे कि बाद में हटा भी लिया गया था। एक और बड़ा नाम मनजोत कालरा है, जो 2018 अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियन टीम का अहम हिस्सा थे। उनको दिसंबर 2019 में क्रिकेट से बैन कर दिया गया था। एक बड़ा नाम नीतीश राणा भी रहे हैं, जिनको साल 2015 में बैन किया गया था। हालांकि इसके बाद उन्होंने अच्छी वापसी की, लेकिन कुछ एक ऐसे खिलाड़ी भी रहे हैं जिन पर सवाल तो उठे थे लेकिन कभी साबित नहीं हो पाए। वो चीजें नहीं मिली जिनके एज फ्रॉड को प्रूव कर पाए। मसलन शाहिद अफरीदी, रशीद खान, हसन रजा जैसे नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। अब बात करते हैं कि स्पोर्ट्स में एज फ्रॉड की जड़ें इतनी गहरी क्यों होती जा रही हैं। आइए विस्तार से डिस्कस करते हैं। सोचिए, आप एक छोटे से गांव में पैदा हुए हैं जहाँ स्पोर्ट्स ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है, लेकिन यहाँ मैदान पर सिर्फ आपके टैलेंट से काम नहीं चलता। आपके पास अच्छे कोच, सही फैसिलिटी या ब्रांड का सपोर्ट नहीं है। ऐसे में अगर आपको यह बताया जाए कि थोड़ी सी उम्र कम दिखा दो तो तुम्हारा सपना पूरा हो सकता है, तो क्या आप मना करेंगे? तो ऐसे कुछ वजहों से स्पोर्ट्स में एज फ्रॉड होने लगता है, जैसे कि कम उम्र में खेलने के फायदे। आपने कभी सोचा है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप जैसी टूर्नामेंट्स में खेलने का सपना क्यों हर खिलाड़ी देखता है? क्योंकि यहीं से ये सितारे बनते हैं। विराट कोहली, बाबर आजम, शुभमन गिल, इनकी कहानियां यहीं से शुरू हुई थी। अब अगर कोई 21 साल का खिलाड़ी खुद को
19 साल का दिखा करके इस प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाए तो खुद को बाकी खिलाड़ियों से ज्यादा परिपक्व और डोमिनेटिंग साबित कर सकता है। उसको सबसे बड़ा फायदा रिटायरमेंट के वक्त होता है। सोचिए 2 साल एज फ्रॉड वाला 2 साल और खेल जाता है। अब इस चक्कर में यह हो सकता है कि जिसे मौका मिलना चाहिए था वो तो 2 साल बेंच पर ही बैठा रखे। इस इश्यू पर राहुल द्रविड़ भी खासा नाराज दिखे थे जब वो अंडर 19 के कोच बने थे। साल 2015 में एमए की पटौदी लेक्चरर में उन्होंने इस फ्रॉड को मैच फिक्सिंग के बराबर का करप्शन बताया था। राहुल ने कहा कि 14 साल की उम्र में ये एज क्राइटेरिया का मामला है, लेकिन 25 साल की उम्र में यह सीधे सीधे फिक्सिंग का मामला है, यानी कि दोनों की एज में धोखाधड़ी और कुछ नहीं। इसके बाद एक नियम बनाया गया कि कोई भी खिलाड़ी अपने करियर में केवल एक बार अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल सकता है। दूसरा आता है सिस्टम का दबाव। यहाँ सिर्फ खिलाड़ी की गलती नहीं है, अक्सर कोच, पेरेंट्स और मैनेजर्स उन पर दबाव डालते हैं। पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा तुम्हारा करियर बन जाएगा, कोच बोलते हैं टीम में जगह पक्की हो जाएगी। अब ऐसे माहौल में एक बच्चा क्या करे? उसकी नैतिकता उस दबाव के नीचे कुचली जाती है। एक बड़ा उदाहरण 2019 में तिरुपति में आयोजित नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलीट मीट का है, जहाँ 51 एथलीट ओवर एज पाए गए और 169 एथलीट्स ने एज वेरिफिकेशन टेस्ट दिया ही नहीं। अब आता है कंपटीशन से बचने का प्रयास। कल्पना कीजिए एक 19 साल का खिलाड़ी 16-17 साल के बच्चों के खिलाफ खेल रहा है। फिजिकल स्ट्रेंथ और अनुभव में उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो हर तरीके से अपनी एज ग्रुप में सुपीरियर होगा, यानी जिस एज ग्रुप में खेलता हो वहाँ उसे अच्छी खासी हाइप मिलने लगेगी। हो सकता है कि लोग उसे प्रोडिजी कहेंगे, लेकिन क्या ये सही है? आगे अगर जांच नहीं होती है तो फिर तो क्या ही पता लगना है। जैसे कोई भी नहीं बता सकता कि शाहिद अफरीदी की एज क्या है। हालांकि अपनी ऑटोबायोग्राफी में वो खुद की पैदाइश 1975 की बताते हैं, लेकिन हर जगह 1980 दिखाते हैं, यानी कि उनका डेब्यू 21 साल की उम्र में हुआ था। लेकिन आज तक हर कोई यही कहता है कि वो तब 16 साल के थे। फाइनेंशियल और करियर बेनिफिट्स। अब स्पोर्ट्स में करियर लंबा नहीं होता। हर खिलाड़ी चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंट्स खेले, नाम कमाए और पैसे बनाए। अगर 23 की उम्र में खुद को 19 का दिखाकर 4-5 साल का फायदा मिल जाए तो भला कौन नहीं करेगा। जैसा कि हमने पहले बताया कि एक खिलाड़ी के लिए 4 या 5 साल का एडवांटेज किसी और के लिए डिसएडवांटेज है, और आजकल आपकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस आपको आईपीएल का टिकट दिलाती है। ऐसे में आपकी जगह कोई और खिलाड़ी एज फ्रॉड करके आपके इस ग्रुप में अच्छा कर जाएगा तो फिर तो उसी का आईपीएल ऑक्शन में लिया जाएगा, क्योंकि आप तो बेंच पे ही बैठे रहेंगे और आप कोई वसीम अकरम थोड़ी है जो कि नेट्स में आपकी बॉलिंग देखकर आपको नेशनल टीम की कॉल आ जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या क्या मेजर्स अब तक लिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने एज फ्रॉड को रोकने के लिए एक नेशनल कोड जारी किया हुआ है, जिसे नेशनल कोड अगेंस्ट एज फ्रॉड इन स्पोर्ट्स यानी NCAAFS नाम से जाना जाता है, जिससे हर एथलीट और उसके कोच को मानना ही पड़ता है, जिसके स्टैंडर्ड्स सभी स्पोर्ट्स फेडरेशन, एसोसिएशन बॉडीज के लिए कंपलसरी है। इसकी बारीकी में जाने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि NCAAFS की कुछ कोर वैल्यूज है, जैसे ईमानदारी, फेयर प्ले और टीम स्पिरिट। एज फ्रॉड को इन सब वैल्यूज का उल्लंघन माना जाएगा। इसमें मेंशन है कि खिलाड़ियों का मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, जिसको SAI यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की निगरानी में किया जाएगा। इसके बाद एथलीट को मेडिकल टेस्ट में MRI या CT स्कैन, डेंटल एग्जामिनेशन और जनरल फिजिकल टेस्ट होगा। इसके अलावा साल 2014 में CBI ने दिल्ली के स्पेशल क्राइम ब्रांच के अंडर एक स्पोर्ट्स इंटीग्रिटी यूनिट का निर्माण किया। साल 2011 में नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट कोड जारी किया गया, जो स्पोर्ट्स की गवर्नेंस, मैनेजमेंट और रेगुलेशन को लेकर के गाइडलाइंस जारी करता है, जिससे कि न केवल एज फ्रॉड बल्कि डोपिंग और जेंडर भेदभाव जैसे मुद्दों से निपटा जा सके। इसमें एक अच्छा काम किया गया है कि हर डिपार्टमेंट को अलग अलग काम सौंपा गया है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का काम देश में खेलों को डेवलप कर मसौदा तैयार करने, NSDC को लागू करने और NSF यानी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को स्पॉन्सरशिप और फाइनेंशियल हेल्प देने जैसे काम दिए गए हैं। वही SAI का काम है एथलीट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स सर्विस देना। अब आ जाते हैं BCCI पर। 2019 मंजूत कालरा वाले इंसिडेंट के बाद BCCI ने थोड़ी सख्ती दिखानी शुरू की थी और कुछ एडिशनल चेंजेस की ताकि इस फ्रॉड को रोका जा सके। जैसे अगर कोई रजिस्टर्ड खिलाड़ी 15 सितंबर 2020 तक खुद से सामने आकर के स्वीकार करेंगे कि इस फ्रॉड किया गया है तो उनको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो उस खिलाड़ी को 2 साल के लिए सस्पेंड किया जाना था। इसके अलावा साल 2020 के बाद एक ऐसा रूल बनाया गया कि कोई भी खिलाड़ी अगर फेक सर्टिफिकेट सबमिट करता है तो उसे 2 साल तक BCCI और टेस्ट क्रिकेट एसोसिएशन से सीधे बैन किया जाएगा और 2 साल के बाद वो खिलाड़ी कोई भी एज ग्रुप वाला टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। तीसरा नियम बनाया गया कि फर्जी डोमिसाइल देने वाला कोई भी खिलाड़ी, चाहे जूनियर हो या सीनियर, पुरुष हो या महिला, उसको तत्काल ही 2 साल के लिए बैन किया जाएगा। इन सब नियमों पर तब के BCCI सचिव जय भाई शाह ने कहा था कि इस फ्रॉड के खिलाफ BCCI जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का रास्ता अपना रही है। साथ ही BCCI ने 24/7 एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया हुआ है। हालांकि इसके अलावा BCCI में एज टेस्ट करने के लिए TW3 मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बाएं हाथ की कलाई और हाथ का एक्सरे लिया जाता है, जिसमें 3 से 4 दिन का वक्त लगता है नतीजा आने में। लेकिन असली दिक्कत है स्टेट एसोसिएशंस में, वहां पर कोई भी पूछने वाला नहीं है, खासकर कि जब आप अंडर 23 खेल रहे हो। मुद्दा इस बात का है कि BCCI और टेस्ट एसोसिएशंस के बीच तालमेल नहीं बन पाता। ये मंजूत कालरा वाले केस में उनको 2018 में BCCI ने क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन DDCA ने रोक दिया और दिल्ली पुलिस से इसकी जांच करवाई। तब सच्चाई निकल करके सामने आई। लेकिन साल 2022 में BCCI की जानिब से एक अहम खबर सामने आई कि वो एक नया सॉफ्टवेयर
यूज करने वाले हैं एज वेरिफिकेशन के लिए, जिसका कि स्टेट एसोसिएशन के साथ ट्रायल किया जा रहा है। हालांकि TW3 मेथड को BCCI ने फिलहाल जारी रखा है। अब ऐसा नहीं कि इन सबसे फ्रॉड पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। असल मुद्दा होता है उन खिलाड़ियों का जो कि बहुत ही पिछड़े बैकग्राउंड से आते हैं। तो ऐसे मामले में पंचायत द्वारा दिया गया बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट होता है, फिर वही डेट ऑफ बर्थ है उसका डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल होते हैं। NCAAFS से जो ID कार्ड मिलता है उसे एज वेरिफिकेशन के लिए प्रूफ नहीं माना जाता। वो तो ये बताता है कि इस एथलीट ने SAI के टेस्ट पास किए हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने जिस खिलाड़ी की बात की थी जो 40 से ऊपर के हो चुके हैं, वो कोई और नहीं बल्कि फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी है। शमी का ड्राइविंग लाइसेंस देखिए, जब ये ट्विटर पर फ्लोट हुआ तो उनकी डेट ऑफ बर्थ 1982 की दर्ज की गई, जबकि अभी उनकी उम्र के हिसाब से वो 1990 में पैदा हुए थे। हम आपको बता दें कि इस फोटो की सत्यता की पुष्टि नारद टीवी नहीं करता है। ICC ने भी अंडर-19 टूर्नामेंट में एज वेरिफिकेशन को लेकर के कुछ रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। जैसे जिस देश में अंडर-19 क्रिकेटर नया सेलेक्ट होकर के आता है, इस देश के क्रिकेट बोर्ड को एज डिटरमिनेशन फॉर्म और एज डिटरमिनेशन डॉक्यूमेंट्स को ICC को देना होता है, बशर्ते उस बोर्ड ने उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लिया हो। उसके बाद भी ICC अलग से कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाती है, और अगर वो खिलाड़ी वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देता तो ICC उसे तुरंत डिस्क्वालीफाई कर देती है। ICC का एक रूल ये भी है कि भले क्रिकेट बोर्ड ने एज वेरीफाई कर रखी है, लेकिन अगर ICC उससे भी संतुष्ट नहीं होती तो प्लेयर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। यहाँ तक कि चलते टूर्नामेंट के बीच भी ICC की टेक्निकल कमेटी का चेयरमैन किसी भी खिलाड़ी का वेरिफिकेशन कर सकता है, और अगर टेक्निकल कमेटी किसी देश के एक से ज्यादा खिलाड़ियों को डिस्क्वालीफाई करती है तो पूरे के पूरे स्क्वाड को भी डिस्क्वालीफाई कर सकती है। तो दोस्तों, बात जब एज फ्रॉड की होती है तो यहाँ पर केवल एक खिलाड़ी की नैतिकता का सवाल नहीं बल्कि पूरे खेल जगत की पारदर्शिता और सच्चाई पर सवाल खड़ा करता है। स्पोर्ट्स की असली खूबसूरती होती है उसकी निष्पक्षता, जहाँ हर खिलाड़ी को समान मौका मिलता है और हर सफलता कड़ी मेहनत और समर्पण का ही नतीजा होती है। लेकिन एज फ्रॉड जैसे कृत्य इस भावना को ठेस पहुंचाते हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है, ईमानदार और जेन्युइन टैलेंट जो अपनी असली उम्र में मेहनत कर रहा होता है उसे वह अवसर नहीं मिल पाता जिसका वो हकदार होता है। सोचिए मानसिकता पर क्या असर पड़ता होगा। यह एक खेल का सवाल नहीं है, यह सपनों को कुचलने का मामला है। इसी तरह जब इंटरनेशनल लेवल पर किसी खिलाड़ी का एज फ्रॉड पकड़ में आता है तो यह सिर्फ उसकी व्यक्तिगत छवि को नहीं बल्कि उस देश की प्रतिष्ठा को भी धूमिल करता है। इससे देश की स्पोर्ट्स पॉलिसी और प्रशासन पर भी सवाल उठते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम इन सभी समस्याओं को गंभीरता से लें और इसे जड़ से खत्म करने के उपाय करें। अब सवाल उठता है कि हम इस मुद्दे को कैसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहला कदम है सख्त और पारदर्शी नियम बनाना। हर जूनियर टूर्नामेंट से पहले खिलाड़ियों की डिजिटल ID और बायोमेट्रिक डेटा का वेरिफिकेशन जरूरी होना चाहिए। खिलाड़ियों के साथ साथ कोच और मैनेजमेंट पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो इस प्रक्रिया में शामिल रहते हैं। खिलाड़ियों उनके परिवारों को यह समझना होगा कि शॉर्टकट अपनाने से कुछ समय की सफलता तो मिल सकती है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म असर बेहद नेगेटिव होता है। बायोमेट्रिक टेस्टिंग, बोन टेस्ट और अन्य आधुनिक तकनीकों का व्यापक इस्तेमाल हर टूर्नामेंट में होना चाहिए। इससे फ्रॉड के मामलों को लगभग खत्म किया जा सकता है। इसका सकारात्मक पहलू यह है कि अब चीजें बदल रही है। टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग और इंटरनेशनल स्पोर्ट बॉडीज के सख्त कदमों ने एज फ्रॉड को रोकने में काफी मदद की है। पिछले कुछ सालों में कई खिलाड़ियों पर बैन लगे हैं और खेल जगत में धीरे धीरे पारदर्शिता बढ़ रही है। खेल का असली उद्देश्य स्पोर्ट्समैनशिप को बढ़ावा देना, और अगर हम सभी मिलकर इस दिशा में काम करें तो हम न केवल इस फ्रॉड को खत्म कर सकते हैं बल्कि खेलों की सच्चाई और उसकी खूबसूरती को भी बनाए रख सकते हैं। तो अगली बार जब आप अपने पसंदीदा खिलाड़ी को चीयर करें तो इस बात पर गर्व करें कि वो अपने टैलेंट, मेहनत और ईमानदारी के बल पर वहां तक पहुंचा है। और अगर आपको कहीं एज फ्रॉड जैसा मामला दिखे तो उसकी आवाज उठाएं, क्योंकि एक ईमानदार आवाज ही खेल को सही दिशा दे सकती है। अब आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि एज फ्रॉड पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है या ये समस्या हमेशा बनी रहेगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।